नींद खुलने के बाद लैन वांगजी काफी देर तक छत को निहारते रहे। बचपन से ही उन्हें सूरज ढलने से पहले जागने की तालीम मिली थी। क्लाउड रिसेसेस का नियम था कि सूरज की पहली किरण के साथ ही बिस्तर छोड़ दिया जाए, तैयार होकर नाश्ता किया जाए और बिना किसी देरी के अपने सबक शुरू कर दिए जाएं। जब तक कोई बहुत ज्यादा बीमार न हो, बिस्तर पर देर तक पड़े रहना वहां गुनाह माना जाता था। मगर अब लैन वांगजी क्लाउड रिसेस में नहीं थे। अब उन्हें टोकने वाला कोई नहीं था। उन्होंने करवट बदली और कमरे में फैलती हुई रोशनी को देखने लगे। वो जितनी देर लेटे रहते उतना ही उन्हें खुद पर बोझ महसूस होने लगता। न वो बीमार थे, न ही उन्हें कोई चोट लगी थी। वो बिल्कुल भले चंगे थे। सच तो ये था कि रात को उन्हें नींद भी ठीक ठाक आ गई थी। कमरा साफ सुथरा, गर्म और आरामदायक था और वांगजी को लगा कि वो इन चार दीवारों के बीच अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इस ख्याल से उन्हें कोई सुकून नहीं मिला। जब धूप खिड़की से छनकर उनके बिस्तर तक आ गई तो उन्होंने खुद को उठने पर मजबूर किया। वह धीरे धीरे तैयार होने लगे। अलमारी खोली तो उनकी नजर अपनी पुरानी नीली पोशाकों पर पड़ी। वहां कई नए कपड़े भी रखे थे, पर उन्हें छूने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने खुद को ये कहकर समझा लिया कि शायद इन्हें किसी खास मौके के लिए बचाकर रखना चाहिए, या शायद ये उनके लिए हैं ही नहीं। उनके शौहर के घर में अनुशासन की वैसी सख्ती नहीं थी जैसी उनके अपने घर में थी। अलमारी बंद करके उन्होंने आईने के सामने खुद को संवारा, ग्वान से बाल बांधे और माथे पर वो फोरहेड रिबन सजाया जो उनकी पहचान थी। आईने में दिखने वाला अक्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो हमेशा से था। ये उनकी शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन था और उन्हें लगा था कि शायद आज वो खुद में कुछ बदलाव महसूस करेंगे। मगर उन्हें महसूस हुआ कि वो रत्ती भर भी नहीं बदले हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो हकीकत में अभी शादीशुदा नहीं हुए थे। हालांकि कस्में खाई जा चुकी थीं और कानूनन वो अब अपने शौहर द पेट्रियार्क की मिल्कियत थे, लेकिन उनके बीच वो रिश्ता कायम नहीं हुआ था जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। वांगजी के कान शर्म से लाल होने लगे। उनकी शादी की रात बहुत ही अजीब और उम्मीदों के उलट रही थी। वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उनके शौहर उन्हें छुएंगे तक नहीं। उन्होंने सोचा था कि पैट्रियार्क एक बदचलन और अय्याश इंसान होंगे, क्योंकि उनके पास एक बच्चा भी था जो इस बात का सबूत था कि उनके ताल्लुकात रहे हैं। वांगजी ने मान लिया था कि जो इंसान डार्क कल्टीवेशन करता हो उसका चरित्र भी वैसा ही होगा, मगर उनके पास अपनी इस सोच का कोई ठोस सबूत नहीं था। क्लाउड रिसेस के नियमों ने उन्हें सिखाया था कि बिना सबूत किसी के बारे में राय कायम करना गलत है। उन्हें अपनी इस जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। वो फर्श पर ध्यान मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ गए और अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे वो अपने ख्यालों की गहराई में उतरे, एक कड़वा सच उनके सामने आया। उनकी अना प्राइड को ठेस पहुंची थी। वांगजी को इस बात पर शर्मिंदगी हुई कि वो अंदर ही अंदर खुद को इतना खास समझते थे कि उन्हें लगा पैट्रियार्क उन्हें देखते ही खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे। उन्हें इस बात का गहरा धक्का लगा था कि उनके शौहर ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें हमेशा अपनी खूबसूरती और काबिलियत के लिए सराहा गया था और आज पहली बार उन्हें नज़रअंदाज किए जाने का एहसास हुआ, जो उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वांगजी ने हमेशा खुद को एक विद्वान और योद्धा माना था, कोई मामूली खूबसूरत चेहरा नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तलवार की धार की तरह खुद को तराशने में लगा दी थी। उनके लिए खूबसूरती एक मामूली बात थी, जैसे उनके हाथ पर बना एक तिल। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी सुंदरता की तारीफ करेगा, लेकिन आज उनके शौहर की बेरुखी ने उनके अंदर एक अजीब सी जलन पैदा कर दी थी। क्या उन्हें मैं पसंद नहीं? क्या मुझ में कोई कमी है? ये ख्याल आते ही वांगजी शर्मिंदा हो गए। वो खुद को खूबसूरत और काबिल समझते थे और पैट्रियार्क का उन्हें नज़रअंदाज करना उनकी अना प्राइड पर चोट थी। गुस्से में वो अपने कमरे से निकलकर छोटे से बगीचे में टहलने लगे। 10 चक्कर काटने के बाद जब वो थके तो उन्हें एहसास हुआ कि वो लां संप्रदाय के एक और नियम को तोड़ चुके हैं, घमंड न करना। अपनी इस गलती की माफी के तौर पर उन्होंने तय किया कि वो अपने संप्रदाय की किताबों की 10 कॉपियां जुबानी याद करके लिखेंगे। उन्होंने एक दासी से कागज और स्याही मंगवाई और घंटों तक छोटे छोटे अक्षरों में लिखते रहे। उन्हें पता था कि लोग उनके इस बर्ताव को अजीब समझेंगे, पर उनके पास खुद को सजा देने का यही एक तरीका था। नाश्ते का वक्त करीब था। उन्होंने अपनी तलवार बेचैन उठाई। उन्हें डर था कि शायद यहाँ उन्हें हथियार रखने की इजाज़त न मिले, क्योंकि पैट्रियार्क खुद तलवार नहीं रखते थे। लेकिन बेचैन का साथ छोड़ना उनके लिए अपना वजूद छोड़ने जैसा था, इसलिए वो उसे साथ लेकर नाश्ते के कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत सुंदर था। मेज पर शादी के पारंपरिक तोहफे जैसे कमल के बीज और मूंगफली सजे थे। वांगजी अभी चाय पी ही रहे थे कि पैट्रियार्क कमरे में दाखिल हुए। वो काफी बिखरे हुए से लग रहे थे, जैसे रात भर सोए न हो। सूरज की रोशनी देखते ही उन्होंने मुंह बनाया और वांगजी के सामने बैठ गए। तुम इतनी जल्दी जाग गए? पैट्रियार्क ने चिढ़ते हुए कहा। वांगजी ने शांति से जवाब दिया, मुझे जागे हुए काफी वक्त हो गया है।
पैट्रियार्क ने अपनी शादी के भारी जोड़े उतारकर साधारण लाल काले कपड़े पहन लिए थे जो काफी मुड़े तुड़े थे। वांगजी के मन में ख्याल आया कि शायद उन्होंने रात किसी और के साथ गुजारी हो, लेकिन उन्होंने फौरन इस सोच को झटक दिया। वो दोबारा जलन का शिकार नहीं होना चाहते थे। पैट्रियार्क ने मूंगफली छीलते हुए कहा, यहां तुम्हें इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो सो सकते हो, मैं खुद अक्सर सुबह तक जागता हूं। वांगजी खामोश रहे। उन्होंने गौर किया कि पैट्रियार्क की नजर उनकी तलवार और उनके माथे के रिबन पर पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर पैट्रियार्क ने उनकी नीली पोशाक की तरफ इशारा किया। तुम्हें नए कपड़े पसंद नहीं आए क्या? मैंने खास तुम्हारे लिए रखवाए थे। वांगजी ने धीरे से कहा, मुझे यकीन नहीं था कि वे मेरे लिए ही हैं। पैट्रियार्क हंसे, बेशक तुम्हारे लिए थे। भला मैं किसी और के कपड़े तुम्हारे कमरे में क्यों रखूंगा? वांगजी जानते थे कि शादी के बाद शौहर के घर के रंग पहनना एक रिवाज है। वो नए कपड़े बहुत कीमती और रेशमी थे, मगर उनके रंग इतने चटक थे कि वांगजी को उन्हें पहनने में झिझक हो रही थी। फिर भी उन्होंने समझौता करते हुए कहा, मैं उन्हें कल पहन लूंगा। पैट्रियार्क ने बस कंधे उचकाए और अपना नाश्ता शुरू कर दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी, पैट्रियार्क ने बड़ी बेरुखी से कहा। उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा कि वांगजी ने उनके दिए हुए कपड़े नहीं पहने, लेकिन उनकी इस ठंडी प्रतिक्रिया ने वांगजी को बेचैन कर दिया। वांगजी को लगा कि उन्हें अपनी तरफ से बातचीत की थोड़ी पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनके शौहर ने उनके पुराने कपड़ों और तलवार पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। क्या आपका बेटा हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगा? वांगजी ने बहुत ही संभल कर पूछा। उनके लहजे में न तो जलन थी और न ही कोई कड़वाहट। पैट्रियार्क उस वक्त बड़े मजे से तिल के लड्डू, सेसमी केक खा रहे थे। उन्होंने चाय का एक घूंट भरा और फिर अचानक ठिठक गए। क्या कहा तुमने? उन्होंने कप मेज पर रखते हुए पूछा, जैसे उन्हें बात समझ ही ना आई हो। वांगजी को लगा कि शायद उनके शौहर अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। वांगजी इस घर में उनकी रखैलों और नाजायज औलादों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे, पर वो इस दिखावे का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तभी पैट्रियार्क को कुछ समझ आया और उन्हें जोर का फंदा लगा। ओ खुदा के लिए! उन्होंने शर्मिंदगी में अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बोले, ऐ युआन मेरा बेटा नहीं है। अच्छा, माफ कीजिएगा। वांगजी को इतनी हैरानी हुई कि वो शर्मिंदा होना भी भूल गए। उन्होंने घंटों बैठकर खुद को सजा दी थी, दर्जनों कागज बर्बाद किए थे और कमरे से बाहर निकलते ही फिर से एक गलत अंदाजा लगा बैठे। उन्हें लगा कि अब उन्हें हाथ के बल उल्टा खड़े होकर सजा भुगतनी चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसी गलती न करें। पैट्रियार्क ने एक लंबी सांस ली और बोले, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं कि कल रात जो सबने देखा उसका क्या मतलब निकाला जाएगा। कल रात उस बच्चे का पैट्रियार्क की गोद में चढ़ जाना और पैट्रियार्क का उसे बड़े प्यार से डांटना, कोई भी इसे देखकर यही समझता कि वे बाप बेटे हैं। वो वेन किंग का भाई है, पैट्रियार्क ने मूंगफली के छिलके से खेलते हुए बताया। उसके माँ बाप का सालों पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वांगजी की पलकें झपकीं। वेन किंग? उन्हें याद था कि उस औरत ने अपना नाम वेई किंग बताया था। किसी ने उन्हें ये नहीं कहा था कि वो वेन खानदान से है। वांगजी अपना नाश्ता भूलकर उन्हें देखने लगे। कमरे में खामोशी छा गई। पैट्रियार्क ने चाय का कप दोबारा भरा और वांगजी के कप में भी चाय डाली। फिर बड़ी संजीदगी से बोले, देखा जाए तो वो वेन ही है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग पैदाइशी वेन हैं। उन्होंने आगे बताया, कुछ साल पहले वे लोग मेरे पास आए थे। वे वेन रूहान के जुल्मों से तंग आ चुके थे और जंग से बचने के लिए यहाँ पनाह लेने आए थे। वांगजी चुपचाप ये सब सुनते रहे। उन्होंने क्लाउड रिसेस में ऐसी अफवाहें सुनी थीं कि वेन खानदान की एक शाख, दफान वेन, अचानक गायब हो गई है। सब यही समझते थे कि वेन रूहान ने ही उन्हें मरवा दिया होगा, लेकिन हकीकत ये थी कि वे अपनी जान बचाकर यहाँ आए थे। उस वक्त पूरे कल्टीवेशन जगत में वेन खानदान से इतनी नफरत थी कि कोई भी उन्हें पनाह नहीं देता। वे बेचारे सिर्फ यहीं महफूज रह सकते थे, इस पहाड़ पर एक इमॉर्टल के साए में। खामोशी लंबी होने लगी तो पैट्रियार्क ने मेज पर उंगली थपथपाते हुए पूछा, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? उनके लहजे में एक पैनापन था। वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। पैट्रियार्क ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई, जैसे उन्हें यकीन ना आया हो। नहीं? उनका लहजा ऐसा था जैसे उन्हें यकीन न हो। लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लगा, पर उन्होंने खुद पर काबू रखा। आखिर अब वे शादीशुदा थे और उनके शौहर को उनकी जुबान पर भरोसा होना चाहिए था। वांगजी ने बहुत ही शांत और नपे तुले अंदाज में कहा, अगर उन लोगों ने वेन रूहान के गुनाहों में साथ नहीं दिया तो मैं उन्हें कसूरवार क्यों मानूं? ये तो नाइंसाफी होगी। पैट्रियार्क ने हैरानी से अपना सिर झुकाया और एक तंजिया सार्कास्टिक हंसी हंसे। बिल्कुल, हमें सबसे पहले इंसाफ पसंद होना चाहिए।
वांगजी को समझ नहीं आया कि वो सच कह रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, पर उन्होंने अदब से सिर झुकाकर हामी भर दी। उनके लिए इंसाफ से बढ़कर कुछ नहीं था। पैट्रियार्क ने कुछ और मूंगफलियां खाईं और फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। इस बार उनकी हंसी में एक सच्ची चमक थी। क्या तुम्हें लगा था कि मेरे दरबार में नाजायज बच्चों की भीड़ लगी होगी? उन्होंने शरारत भरी नजरों से वांगजी को देखा। क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारी शादी किसी जिन गुआंगशन जैसे अय्याश आदमी से हुई है? वांगजी ने अपनी नापसंदगी छिपा ली। जिन गुआंगशान की बदचलनी के किस्से तो आम थे और वांगजी को खुशी हुई कि कम से कम उनके शौहर वैसे नहीं थे। उन्होंने संजीदगी से कहा, मैंने सोचा था कि शायद आपके बच्चे होंगे। आपकी हैसियत के मर्दों के अक्सर होते हैं। पैट्रियार्क ने आखिरी लड्डू खत्म करते हुए कहा, जी नहीं, यहाँ बहुत से बच्चे हैं, पर मेरा अपना कोई नहीं है। उन्होंने खाली प्लेट एक तरफ सरका दी। ए युआन अक्सर यहीं आसपास खेलता रहता है। अगर तुम्हें उससे चिढ़ हो तो मैं उसे मना कर दूंगा कि तुम्हें परेशान न करे। उनका लहजा अब थोड़ा औपचारिक और ठंडा हो गया था। वांगजी ने फौरन कहा, मुझे उसके साथ से कोई ऐतराज नहीं होगा। ये बात उनके दिल से निकली थी। इस अजनबी घर में जहां उनका कोई अपना नहीं था, ए युआन जैसे मासूम बच्चे का साथ उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। पैट्रियार्क ने गुनगुनाते हुए पूछा, और मेरे शौहर का क्या ख्याल है? हंगुआंगजुन, यही बुलाते हैं न सब तुम्हें? वांगजी को अपने शौहर के मुंह से अपना यह खिताब टाइटल सुनना थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बस सिर हिलाकर तस्दीक की। पैट्रियार्क ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। क्या तुम्हारा भी कोई बच्चा कहीं छिपा हुआ है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए? वांगजी को यह मजाक पसंद नहीं आया। उन्होंने माथे पर बल लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हमारे खानदान में ऐसी बातें नहीं होती। संप्रदाय में अनुशासन इतना सख्त था कि वहां नाजायज औलाद का होना नामुमकिन के बराबर था। पैट्रियार्क ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वहां भी ऐसा बहुत कुछ होता होगा जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। लेकिन जब उन्होंने वांगजी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो हाथ उठाकर बोले, अच्छा बाबा, मान लिया। चलो, शुक्र है कि मुझे किसी सौतेले बच्चे को नहीं संभालना पड़ेगा। वांगजी को दिली सुकून मिला। अगर इस घर में सिर्फ अनाथ बच्चे और शागिर्द ही थे तो उनके लिए यहाँ रहना आसान होने वाला था। हालांकि पैट्रियार्क ने अपनी रखैलों के बारे में कुछ नहीं कहा था, पर वांगजी ने सोचा कि अगर वैसी कोई औरतें होंगी भी तो वे उनसे दूर ही रहेंगी। चाय खत्म करके पैट्रियार्क उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने वांगजी को साथ आने के लिए नहीं कहा। वांगजी को थोड़ा बुरा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि शायद शादी की अगली सुबह की ये रस्म अब पूरी हो चुकी थी और अब उनके शौहर अपने कामों या अपनी कल्टीवेशन में मशरूफ होना चाहते थे। वांगजी भी अपनी जगह से उठे। वे नहीं चाहते थे कि पैट्रियार्क को लगे कि वो उन पर बोझ बन रहे हैं या उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन एक सवाल था जो सुबह से उनके सीने में दबा हुआ था। उन्होंने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या मुझे अपने घर चिट्ठी लिखने की इजाजत है? पैट्रियार्क दरवाजे पर ही रुक गए और मुड़कर वांगजी को एक अजीब सी नजर से देखा। वांगजी उनकी आंखों के भाव पढ़ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं? पैट्रियार्क ने बड़ी बेपरवाही से कंधे उचकाए। आखिर हानगुआंगजुन अपनी शराफत और उसूलों के लिए मशहूर हैं। वांगजी ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया। वो इशारा समझ गए थे। उनके शौहर ने यह तारीफ नहीं की थी, बल्कि एक चेतावनी दी थी। अब वांगजी की वफादारी उनके शौहर के लिए होनी चाहिए थी। वो घर खत तो लिख सकते थे, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी जिससे पैट्रियार्क की प्राइवेसी या उनकी छवि पर कोई आंच आए। उन्हें बहुत ही संभलकर और औपचारिक बातें लिखनी थीं। वो वापस अपने कमरे में आए और मेज पर कागज कलम लेकर बैठ गए। मगर लिखने बैठे तो महसूस हुआ कि उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। अगर वो लिखें कि वो यहाँ ठीक हैं, तो उनके भाई लैन शीचिंग को शायद ही यकीन आए। शीचिंग जानते थे कि वांगजी कभी खुलकर शिकायत नहीं करेंगे, और यह भी मुमकिन था कि पैट्रियार्क खत भेजने से पहले खुद उसे पढ़ें। वांगजी को अचानक अपने घर की इतनी याद आई कि उनका मन भर आया। जंग से पहले वो कभी क्लाउड रिसेस से दूर नहीं रहे थे। उन्होंने खुद से वादा किया था कि जंग खत्म होते ही वो वापस अपने घर चले जाएंगे और फिर कभी वहां से नहीं निकलेंगे। मगर अब हकीकत ये थी कि शायद वो दोबारा कभी अपना घर न देख पाएं। अपनी रुलाई को रोकते हुए उन्होंने खुद को संभाला। उन्हें लगा कि रोने धोने से बेहतर है कि वो इस नई जगह के कायदे कानून और रास्तों को समझें। यही सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने तय किया कि वो पूरे घर का मुआयना करेंगे। पैट्रियार्क का घर क्लाउड रिसेस जितना बड़ा तो नहीं था, पर फिर भी वहां काफी कमरे थे। हैरानी की बात यह थी कि किसी नौकर या पहरेदार ने उन्हें टोका नहीं। उन्हें पता चला कि एंसेस्ट्रल हॉल, जहां उनकी शादी हुई थी, उसे ताबीज़ों टैलिस्मैन से सील कर दिया गया है, और पहाड़ियों में पैट्रियार्क की एक निजी लाइब्रेरी है जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं। इसके अलावा वो कहीं भी जा सकते थे। उत्तर की तरफ बने बरामदों में टहलते हुए उन्हें अचानक भागते हुए कदमों की आहट सुनाई दी।
युआन भागता हुआ आ रहा था और उसके पीछे उसकी आया नर्समेड बेदम हुई जा रही थी। आया ने वांगजी को देखते ही अदब से सर झुकाया, लेकिन युआन सीधा वांगजी के पास आया और उनकी पोशाक पकड़ ली। वांगजी उसके घुटनों के बराबर नीचे बैठे। हेलो, उन्होंने धीरे से कहा। युआन ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और पूछा, क्या आपने गेगे बड़े भाई से शादी की है? वांगजी को ताज्जुब हुआ कि वो बच्चा एक ताकतवर पैट्रियार्क को गेगे कहता था। शायद पैट्रियार्क बच्चों के सामने अपना रुतबा नहीं दिखाते थे। हाँ, वांगजी ने सिर हिलाया। युआन ने उनकी पोशाक और उनके माथे के रिबन को बड़े गौर से देखा और उसे छूने की कोशिश की। आया की तो जैसे जान ही निकल गई। शायद उसे पता था कि ला संप्रदाय में माथे के रिबन को कोई गैर नहीं छू सकता। वांगजी ने बड़े प्यार से बच्चे का हाथ दूसरी तरफ मोड़ दिया। युआन ने मासूमियत से पूछा, आप कहां से आए हैं? वांगजी बच्चे के चेहरे को देखते हुए सोचने लगे कि उसे क्या जवाब दें। मैं गुसू नाम की जगह से आया हूं, वांगजी ने बताया, पर उन्हें लगा कि बच्चा शायद ही समझ पाए। क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा मैप है? उन्होंने पूछा। युआन के पास तो नहीं था, पर आया उन्हें पास के एक मीटिंग रूम में ले गई। वहां दीवार पर एक बड़ा सा नक्शा टंगा था। वांगजी ने युआन को गोद में उठाया और उसे अपना घर दिखाया, फिर उंगली से रास्ता बनाते हुए बताया कि वो कितनी दूर चलकर यीलिंग आए हैं। बच्चे ने बड़े कौतूहल से पूछा कि क्लाउड रिसेस कैसा दिखता है। वांगजी बातों से तस्वीर बनाने में माहिर नहीं थे, इसलिए युआन के कहने पर उन्होंने कागज कलम उठा ली। उन्होंने पहाड़ों और बादलों के बीच बसे अपने घर का एक चित्र बनाया और उसमें 3 आकृतियां बनाई, खुद की, अपने भाई की और अपने ताऊ अंकल की। युआन ये देखकर चहक उठा। फिर उसने खुद अपनी फैमिली की तस्वीर बनानी शुरू की। चित्र बनाते बते उसने अपनी अनगिनत बुआओं और चाचाओं के किस्से सुनाए, कमल के तालाबों और वहां के जानवरों के बारे में बताया। उसका बनाया हुआ चित्र स्याही के काले धब्बों जैसा था, पर वांगजी ने बड़े सम्मान के साथ उसे देखा। जब आया युआन को नहलाने के लिए ले जाने लगी तो वो बच्चा अपनी मास्टरपीस पेंटिंग वांगजी को तोहफे में दे गया। आया इस बात से थोड़ी परेशान थी कि बच्चे ने अपने हाथ और कपड़े स्याही से गंदे कर लिए थे, पर उसने वांगजी से कुछ नहीं कहा। वो बड़े अदब से झुककर विदा हुई। वांगजी को लगा कि उनके शौहर ने पूरे घर को उन्हें इज्जत देने की हिदायत दे रखी है। अपने कमरे में लौटकर वांगजी को काफी सुकून महसूस हुआ। उनके डर गलत साबित हुए थे। उनके शौहर ने न तो उनका मजाक उड़ाया, न उन्हें किसी ठंडे और बदहाल कमरे में रखा और न ही लोगों के सामने उन्हें जलील किया। ये शादी वैसी नहीं थी जैसा उन्होंने ख्वाब देखा था, पर उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर थी। उन्होंने युआन की बनाई पेंटिंग को अपनी मेज के ऊपर बड़े मान के साथ सजाया। उन्हें खुशी थी कि युआन किसी रखेल का बच्चा नहीं बल्कि एक अनाथ था। अब वो बिना किसी हिचकिचाहट या दरबारी राजनीति की परवाह किए उस बच्चे से रोज मिल सकते थे। दोपहर ढल चुकी थी। वांगजी ने एक अगरबत्ती जलाई और अपनी गलतफहमी की सजा पूरी करने के लिए हाथ के बल उल्टा खड़े होकर हैंडस्टैंड फिर से 5 बार ला संप्रदाय के नियम लिखे। सजा पूरी करने के बाद उन्होंने वे कागज जला दिए और हाथ मुंह धोकर भोजन कक्ष डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। दोपहर के खाने पर उनकी मुलाकात फिर वेन किंग से हुई। उनके साथ वही नौजवान था जो कल रात भी था। पता चला कि वो वेन किंग का भाई वेन निंग, जिसे सब प्यार से निंग बुलाते थे। जैसे ही वेन किंग ने वांगजी का परिचय कराया, खानदान के कई लोग मेज के पास जमा हो गए। वे सब बड़े कौतूहल से वांगजी को देख रहे थे। वांगजी को लोगों से घुलने मिलने में हमेशा मुश्किल होती थी, पर वेन परिवार के लोग उनकी खामोशी को बुरा मानने के बजाय उसे उनके दूर दराज के देश का कोई अजीब रिवाज समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। क्लाउड रिसेस में खाना खाते वक्त बात करना मना था, मगर उनका ये नया घर बिल्कुल अलग था। यहाँ चारों तरफ बातें और हंसी मजाक का शोर था। वेन परिवार के लोग खाना खाते वक्त भी काफी बातें कर रहे थे। वेन किंग ने वांगजी को बताया कि यहाँ करीब 60 लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर उनके अपने रिश्तेदार हैं। उसने अपने वेन खानदान का नाम तो नहीं लिया, पर वांगजी सब समझ रहे थे। वेन किंग ने आगे बताया कि बाकी लोग नौकर या शागिर्द हैं। यहाँ 5 मुख्य चेले हैं और कुछ ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिन्होंने गोल्डन कोर हासिल नहीं की है। अगर वे कामयाब रहे तो पैट्रियार्क उन्हें खुद तालीम देंगे, वरना वे पास के गांवों में काम करने चले जाएंगे। वांगजी को पता चला कि पैट्रियार्क की रियासत में 5 गांव आते हैं, जिनमें यीलिंग सबसे बड़ा शहर है। जंग के मारे हुए और भी शरणार्थी धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, जिनकी तादाद सर्दियों तक 200 से ज्यादा हो सकती है। पैट्रियार्क की योजना उन्हें अलग अलग गांवों में बसाने की थी। पैट्रियार्क के महल का नाम था डिमोन सबड्यू पैलेस। वेन किंग ने जब ये नाम लिया तो उसने वांगजी की तरफ एक तिरछी नजर से देखा, जैसे वो उनकी प्रतिक्रिया देख रही हो। वांगजी खामोश रहे। उन्हें लगा कि एक ऐसे इंसान के लिए जो खुद डार्क कल्टीवेशन करता हो,
अपने घर का नाम बुराइयों को खत्म करने वाला महल रखना थोड़ा अजीब और व्यंग्यात्मक आयरॉनिक था। वैन किंग ने आह भरते हुए कहा, पैट्रियार्क को लगता है कि ये नाम एक मजाक है। आपके शौहर को लगता है कि वो बहुत मजाकिया हैं। वांगजी ने ये बात चुपचाप सुन ली। नाश्ते के बाद से उन्होंने अपने शौहर की सूरत तक नहीं देखी थी। वैन किंग ने बातों बातों में बताया कि ये कोई नई बात नहीं है। पैट्रियार्क अक्सर हफ्तों के लिए अपनी लाइब्रेरी में बंद हो जाते हैं या पहाड़ियों में कहीं गायब हो जाते हैं। घर के लोग भी उन्हें परेशान नहीं करते थे। वांगजी अपने कमरे में लौट आए और फिर से ध्यान मेडिटेशन में बैठ गए। वो सोच रहे थे कि इस नए घर में उनका काम क्या होगा। क्लाउड रिसेस में तो वो सुबह से शाम तक मसरूफ रहते थे, पढ़ाई करना, बच्चों को सिखाना, तलवारबाजी का अभ्यास और रात के वक्त शिकार, नाइट हंट्स पर जाना। वहां वक्त कम पड़ जाता था। मगर यहां किसी को उनकी जरूरत नहीं थी। पैट्रियार्क इतने ताकतवर थे कि कोई शैतानी ताकत या अपराधी उनके इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। शागिर्दों को सिखाने के लिए पहले से ही एक उस्ताद मौजूद थी। वांगजी को पता चला कि यहाँ एक लाइब्रेरी भी है। हालांकि वो क्लाउड रिसेस जितनी बड़ी नहीं थी, पर उसमें कई ऐसी किताबें थीं जो वांगजी ने पहले कभी नहीं देखी थीं। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी किस्मत में अब यही लिखा है, अपनी बाकी की जिंदगी किताबों और ध्यान में गुजार देना, ताकि वो भी इमॉर्टल बन सकें और अपने शौहर का साथ दे सकें। ये कोई बुरा मकसद नहीं था, पर इस ख्याल ने उन्हें बेचैन कर दिया। वो ध्यान से उठे और उदासी भरी नजरों से कमरे को देखने लगे। क्या उनकी पूरी जिंदगी अब इसी खामोशी और एकांत में बीतने वाली थी? पढ़ना लिखना बेशक कीमती था, पर क्या सिर्फ इसी के लिए वो बने थे? वो दुनिया में बदलाव लाना चाहते थे, कमजोरों की हिफाजत करना चाहते थे। अगर वो ऐसा न कर पाए तो उन्हें सुकून कैसे मिलेगा? उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और खुद को समझाया कि ये सोच स्वार्थी है। उनका फर्ज अब अपने शौहर का साथ देना और अपने खानदान के लिए इस गठबंधन को मजबूत बनाए रखना था। उन्होंने खुद को अनुशासित करने के लिए मेहनत और लगन पर एक छोटा सा लेख 10 बार लिखा। फिर उन्होंने अपनी अलमारी खोली ताकि सामान का जायजा ले सकें। वो अपने साथ क्लाउड रिसेस से 10 जोड़ी रेशमी पोशाकें लाए थे। ला संप्रदाय में फिजूल खर्ची मना थी, पर एक बड़े घराने का होने के नाते इतनी पोशाकें उनके रुतबे के हिसाब से सही थीं। मगर अलमारी खोलते ही वो दंग रह गए। वहां पैट्रियार्क की तरफ से दी गई 10 और नई पोशाकें रखी थीं। अब उनके पास कुल 20 जोड़ी कपड़े थे। ये जरूरत से ज्यादा और एक तरह की फिजूल खर्ची थी। उन्होंने एक एक करके उन कपड़ों को देखा। हर मौसम के लिए अलग पोशाक थी। सर्दियों के लिए काले कपड़े जिन पर चांदी के फूलों की कढ़ाई थी, बसंत के लिए नीले और गर्मियों के लिए कमल के फूलों वाले। जब उन्होंने सर्दियों वाली काली पोशाक अपने शरीर से लगाकर देखी तो वो उनके नाप की थी। वसंत वाली नीली पोशाक भी बिल्कुल सही फिटिंग की थी। वांगजी के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। पैट्रियार्क ने इतनी जल्दी सिर्फ 15 दिनों के अंदर उनके नाप के इतने सारे कपड़े कैसे तैयार करवा लिए? उन्होंने कपड़े वापस तह करके रखते हुए सोचा कि शायद ये सब बहुत पहले से तय था। उनके शौहर जानते थे कि कल्टीवेशन की दुनिया उनसे मदद मांगने जरूर आएगी। उन्होंने शायद पहले से ही रेशम खरीद लिया होगा और दर्जियों को काम पर लगा दिया होगा। उन्हें पता था कि वो मदद के बदले शादी की शर्त रखेंगे। वांगजी अपनी मेज के पास बैठ गए और गहराई से सोचने लगे। अगर पैट्रियार्क को किसी बड़े घराने में शादी करनी थी तो उनके पास विकल्प बहुत कम थे, या तो नी खानदान का वारिस या फिर लैन खानदान का। बाकी सब तो पहले से ही कहीं न कहीं बंधे हुए थे। इसका मतलब ये था कि पैट्रियार्क जब उस टेंट में आए थे तो वो पहले से ही मन बना चुके थे कि वो लैन वांगजी को ही अपनी दुल्हन बनाएंगे। वांगजी का दिल बैठने लगा। उन्होंने गहनों का डिब्बा खोला जिसमें शादी के वक्त पहने गए कीमती जेवर रखे थे। वहां हाथीदांत और मोतियों की कंघियां थीं, सोने की पिनें थीं, फिश वाला लॉकेट भी था जो खुशहाल शादी का प्रतीक माना जाता है। ये सब देखकर वांगजी को यकीन हो गया कि पैट्रियार्क ने ये सब अंधेरे में तीर मारकर नहीं किया था। उन्होंने पहले से ही वांगजी के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, उनकी खूबसूरती, उनकी ताकत और उनके उसूलों के बारे में। ये रेशमी कपड़े, ये कीमती गहने और ये तोहफे शायद हफ्तों पहले से इसी कमरे में उनका इंतजार कर रहे थे, जबकि वांगजी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि जंग के मैदान में उनका सौदा होने वाला है। वांगजी अपनी कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में क्या महसूस करें। अगर पैट्रियार्क ने भीड़ में से उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती या खानदान की वजह से चुना था तो ये उनकी काबिलियत की तौहीन थी। लेकिन अगर उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान किया था, वांगजी को चुनने के लिए सियासी हालात का फायदा उठाया था, तो ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात थी। उन्होंने मेज पर रखे उन सफेद जेड के कंगन और लॉकेट को गौर से देखा। कल्टीवेशन की दुनिया में लैन वांगजी को एक बेहतरीन मैच माना जाता था। हर छोटा बड़ा खानदान लैन के दूसरे रत्न सेकंड जेड ऑफ लैन से रिश्ता जोड़ना चाहता था।
मगर पैट्रियार्क को इन दुनियावी चीज़ों से क्या मतलब? उन्हें लैन खानदान से किसी मदद की ज़रूरत नहीं थी। फिर इस शादी का मकसद क्या था? यह सवाल वांगजी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगर उनकी सुहागरात वैसी होती जैसी अक्सर हुआ करती है तो वांगजी कोई नतीजा निकाल पाते। अगर पैट्रियार्क को सिर्फ शारीरिक सुख चाहिए होता तो बात समझ आती, मगर उन्होंने तो वांगजी को छुआ तक नहीं था। नाश्ते की मेज पर भी वो ज्यादा देर नहीं रुके। वांगजी पूरी तरह उलझन में थे कि आखिर ये इंसान उनसे चाहता क्या है। इमॉर्टल को किसी साथी की जरूरत नहीं होती। अगर वे ना सोते हैं ना खाते हैं तो क्या उनमें कोई शारीरिक चाहत बची होगी? अगर उन्हें वांगजी के करीब ही नहीं आना था तो शादी की क्या जरूरत थी? वांगजी ने गहनों को करीने से सजाया। उन्हें हर तरह का आराम दिया गया था। शानदार कमरा, निजी बगीचा, रेशमी लिबास और कीमती जेवर। एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के लिए जो कुछ कर सकता था, पैट्रियार्क ने उससे कहीं ज्यादा किया था। वांगजी जानते थे कि इस सब के बाद शिकायत करना बदतमीजी होगी, मगर फिर भी उन्होंने आईने में खुद को देखते हुए तय किया कि अगर पैट्रियार्क उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे तो वो खुद अपनी जगह बनाएंगे। कल वो लाइब्रेरी जाएंगे, वेनकिंग से खेतीबाड़ी और बच्चों की तालीम के बारे में बात करेंगे। वो शागिर्दों को सिखाने की इजाजत मांगेंगे। वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और अपनी अलमारी के पास गए। उन्होंने अपने पुराने कपड़ों को पीछे किया और पैट्रियार्क के दिए कपड़ों को आगे रखा। अगर वो यहां भी सिर्फ अपने मायके के रंग, सफेद और हल्का नीला पहनते रहे तो ये उनके शौहर की तौहीन होगी। उन्हें दिखाना होगा कि वो इस नए घर को अपना चुके हैं और दिए गए तोहफों की कद्र करते हैं। मिड ऑटम फेस्टिवल आने में अभी 2 हफ्ते बाकी थे, यानी अभी भी गर्मियों का मौसम था। क्लाउड रिसेस में तो लोग हमेशा सफेद या हल्का नीला ही पहनते थे, पर यहाँ रिवाज अलग थे। वांगजी ने गहरे नीले रंग की एक पोशाक निकाली जिस पर सफेद कमल के फूल बने थे। ये रंग उनके पुराने कपड़ों से मिलता जुलता था, इसलिए इसे पहनने में उन्हें ज्यादा झिझक नहीं हुई। उन्होंने तय किया कि वो शाम के खाने पर यही कपड़े और वे जेड के कंगन पहनकर जाएंगे। इससे कम से कम उनके शौहर को यह पैगाम जाएगा कि वांगजी इस रिश्ते का सम्मान करते हैं। अपना फर्ज निभाने का यह ख्याल उन्हें थोड़ा सुकून दे गया। वो वापस अपनी मेज पर बैठे, ब्रश उठाया और अपने भाई के नाम एक बहुत ही शांत, सुलझा हुआ और तसल्लीबख्श खत लिखा।